सबसे पहले कटेनियस नर्व्स होती हैं फोराम की। कटेनियस नर्व्स तीन होती हैं फोराम की, मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर। मीडियल, लेटरल, पोस्टीरियर। और इसमें जो होता है मीडियल मीडियल कॉर्ड की ब्रांच होती है, लेटरल जो होती है मस्कुलोकटेनियस होती है, और पोस्टीरियर जो होती है वो रेडियल नर्व से होती है। ठीक है, ये पी आर हो गया और ये सही है। और ये जिस पे पोस्टीरियर साइड पर ऑफ द फोराम, ये लेटरल साइड द फोराम और ये मिडिल साइड ऑफ फोराम। अगर हम एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें साथ डायग्राम आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है टाइप, लिगामेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट। टाइप की बात करें तो वो साइनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल, साइनोवियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी है उसकी। लिगामेंट्स आते हैं कैप्सुलर, क्रेको-फेमोरल, ट्रांसवर्स-फेमोरल, ग्रीनर एनॉइड लैब्रम आ जाता है। और इसके अलावा क्रेको-एक्रोमियल आर्च बन रही होती है जो कि क्रेको-एक्रोमियल लिगामेंट बना रहा होता है बिटवीन द एक्रोमियन एंड द कोरेकोइड प्रोसेस। उसके बाद लिगामेंट्स भी हो गए। ठीक है, मूवमेंट्स आ जाती हैं कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन मूवमेंट्स में आ रहा होता है। इसके अलावा फर्दर हमारे पास सर्कमडक्शन भी आ रही होती है और रेजिस्टेंस होती है टू द डाउनवर्ड डिसलोकेशन, और टेंसर ऑफ द आर्टिकुलर कैप्सूल भी आ रहे होते हैं। ये देख लेंगे कौन कौन सा करा रहे होते हैं। फ्लेक्शन वो वाले हमारे पास फ्रंट के मसल्स करा रहे हैं, पैक मेजर, डेल्टॉइड और उसके एंटीरियर फाइबर्स और कैराकोब्रेकियालिस। एक्सटेंशन जो है पोस्टीरियर साइड के मसल करा रहे हैं बिकॉज हमने आर्म को पोस्टीरियर साइड पे लेके जाना है। पोस्टीरियर फाइबर्स, डेल्टॉइड, लेटस डॉर्साई, टी मेजर, ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड। एडिक्शन जो है वो पैक मेजर करा रहा है। अब ये है टूवर्ड्स द बॉडी मूवमेंट, तो लॉन्ग हेड पीछे से, ट्राइसेप जो है आर्म की बैक साइड से सपोर्ट दे रहा है। साथ टी मेजर बैक का मसल, एक आगे का मसल, एक पीछे का मसल और एक आर्म की बैक साइड का मसल। एबडक्शन जो है ये तो है ना कि इसका तो सिग्नेचर हमारे पास आंसर होता है कि 0 से 15 से प्लस माइनेटस करा रहे हैं, 15 से 90 तक डेल्टॉइड करा रहा है उसका मेन रूल है। और ओवर हेड जो होता है वो ट्रेपीजियम से रेटस इंटीरियर 90 से 180 करा रहा है तक ये करा रहा है। ठीक है, मीडियल रोटेशन जो होती है पैक मेजर, डेल्टॉइड, लेटिसिमस डॉर्साई वगैरह मिलकर करा रहे हैं। इसमें हम देखा कि मेजर मेजर और प्रेजेंट है। और इसमें अगर हम देखें तो इंफ्रास्पाइनेटस और टीज माइनर प्रेजेंट है, और इसमें अभी डेल्टॉइड आ जाते हैं। ठीक है, लेटरल मीडियल रोटेशन दोनों के अंदर डेल्टॉइड है। लेटरल वाले के अंदर इंफ्रा है और माइनर है, और ऊपर वाले के अंदर हमारे पास मेजर्स हैं, टीज मेजर है, डेल्टॉइड है और सबस्कैपुलरिस है। प्लेन ऑफ एबडक्शन, अगर हम एडक्शन देखें तो वो कोरोनल या फ्रंटल प्लेन होता है। मोस्ट कॉमन जो फ्रैक्चर होता है हमारे इसका वो सर्जिकल नेक होता है जो कि पर होता है अगर हम ओल्ड एज की बात करें। ठीक है, तो वो इसलिए हो रहा होता है बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो रही होती है ओल्ड एज में, जिसे हम सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर या प्रॉक्सिमल ह्यूमरल फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इंजरी हो रही होती है वो एक्सिलरी नर्व इंजरी हो रही होती है। एक्सिलरी नर्व कहाँ शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है, और इसका ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ क्या रिलेशन होता है। तो अगर हम इसकी शुरू की बात करें तो लेटरल बॉर्डर द फर्स्ट रिब से शुरू हो रही होती है, कंटिन्यूशन होती है सबक्लेवियन आर्टरी की, और इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्रीज मेजर पर जाके खत्म हो रही होती है। पोस्टीरियरली जो होती है पास करती है पैक मेजर, पैक माइनर के पोस्टीरियरली पास करती है जो कि इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है और वहाँ से ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। अब इसका जो रिलेशन होता है हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस के साथ, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसकी अगर हम बात करें तो लेटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड जो होती हैं वो फर्स्ट पार्ट की सुप्रोलेटरल रीजन में लाई कर रही होती है, मीडियल कॉर्ड इसके पोस्टीरियरली लाई कर रही होती है। जो सेकंड पार्ट होता है लेटरल कॉर्ड इसके लेटरल लाई कर रही होती है। ठीक है, हमें जब हम एबडक्ट करते हैं आर्म तब हमें नज़र आती है, ऑल्दो इट इज़ थॉट के ये जो है सुपीरियर लाई कर रही होती है सेकंड पार्ट में भी। थर्ड जो आ जाता है पार्ट उसमें वो इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस जो ब्रेकियल प्लेक्सस के उनके साथ रिलेटेड है। बस सीटीएस आ जाता है। सीटीएस में ये होता है कि हमारे पास कार्पल टनल का साइज़ कम हो जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, किसी भी कवरिंग का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, किसी साइनोवियल टेंडन की स्पेलिंग हो गई है, तो उसकी वजह से मोटर सेंसरी विजोमोटर एट्रोफिक सिम्टम्स अपेयर होने लग जाएंगे क्योंकि मीडियन नर्व कंप्रेस हो गई है। तो उसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। इसके कॉजेज़ जो होते हैं मीडियन ट्रैप से आ जाते हैं। इसके अलावा लेजन्स तो नॉर्मल बात है ना कि जिसके अंदर सीटीएस हो जाएगा। मीडियन में आ जाते हैं मिक्सोडीमा, एडीमा जो कि प्री मेंस्ट्रुअली हो रहा होता है, डायबिटीज़, इडियोपैथिक कॉज हो सकता है, एक्रोमेगैलिया, नियोप्लाज्म, ट्रॉमा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एमाइलोइडोसिस और प्रेगनेंसी। और फिर इसमें जो चेंजेस आ जाती हैं उन्होंने जो पूछी हुई हैं, 4 कंडीशंस हो गई, उसके बाद सिम्टम्स फेल्ट बाय द पेशेंट। तो उसके अंदर डिफरेंट तरह के सिम्टम्स होते हैं जो अपेयर हो रहे होते हैं। मोटर में हमारे पास एप लाइक थंब डिफॉर्मिटी आ जाती है, एपोजिशन नहीं हो रही होती थंब की, और जो मिडल फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर होती है ये जब फिस्ट बनाते हैं तो ये लैग बिहाइंड कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमारे पास पहले 2 लम्ब्राइकल्स जो हैं उनका पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद सेंसरी आ जाता है कि हमारे पास लेटरल जो 3 डिजिट्स होती हैं, 3 एंड हाफ डिजिट्स, उनकी नील बेड्स भी इंक्लूड होती हैं, उनका सेंसरी लॉस हो जाता है क्योंकि मीडियन नर्व जो होती है वो उनको सप्लाई दे रही होती है। उसके बाद वेजोमोटर चेंजेस आ जाती हैं कि स्किन जो होती है वार्मर हो जाती है क्योंकि आर्टेरियोलर डायलेशन होती है, और स्किन ड्रायर भी हो जाती है क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही और सिंपैथेटिक सप्लाई भी वहाँ पर नहीं आ रही। ट्रॉपिक चेंजेस आ जाती हैं कि हमारे पास जब पैरालिसिस काफ़ी देर तक है तो फिर ड्राई स्केली स्किन प्रोड्यूस हो जाती है और नील आराम से क्रैक हो जाएंगे और ये ट्रॉफी ऑफ द पल्प ऑफ फिंगर हो जाएगा। उसके बाद कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। Explain the anatomical facts regarding the various ways of its metastasis. How will you diagnose the advanced stage of cancer of the breast? कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट की डिफाइन करें तो वही मिलिग्नेंट ट्यूमर है, एडिनो कार्सिनोमास जिन्हें हम कहते हैं, जो कि अराइज कर रहा होता है फ्रॉम द एपिथेलियल सेल ऑफ द लेक्टिफरस डक्ट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड की लोब्यूल्स। अब इसके अगर एनाटॉमिकल फैक्ट्स की बात करें मेटास्टेसिस की, तो सबसे पहले तो बात की आ जाती है कि कार्सिनोमा होता कहाँ पर है। तो अपर और आउटर क्वाड्रेंट के अंदर मोस्टली कार्सिनोमा होता है। मोस्टली जो लिम्फ नोड कार्सिनोमा के अंदर इन्वॉल्व होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है, और
जो होते हैं एब्सेस वगैरह भी कार्सिनोमास के अंदर बन जाते हैं जिनको ड्रेनेज करनी पड़ती है। अच्छा, जब अब कार्सिनोमा बन गया तो इंसिजन्स लेटरली देना है, क्योंकि लेक्टिवरस ड्रग्स को काटना नहीं है। कैंसर जो होता है सस्पेंसरी लिगामेंट को इन्फिल्ट्रेट कर सकता है अपने मेटास्टेसिस के दौरान, और इसकी वजह से जो ब्रेस्ट होगी वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी और उस लिगामेंट की फर्दर कंट्रैक्शन होगी, तो जिसकी वजह से रिट्रैक्शन, या जिसे हम फोल्डिंग ऑफ द स्किन कहते हैं, जिसे हम रिट्रैक्शन ऑफ द निपल बेसिकली कह रहे होते हैं, वो कंडीशन यहाँ पर अपेयर हो जाएगी। लेक्टिफेरस डक्ट जो होती हैं, इससे ये रिट्रैक्शन निपल हो गया। उसके बाद आ जाता है कि सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, जब वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं तो इसकी वजह से एडिमा हो जाता है और स्किन पर जो होता है पील ऑफ द ऑरेंज की तरह की स्किन हो जाती है, जिसे हम प्यूडी ऑरेंज सिंड्रोम कहते हैं, अपेयरेंस कहते हैं। जो कम्युनिकेशन होता है सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स का, वो ऑफ आ ब्रेस्ट उसका होता है दूसरी ब्रेस्ट के साथ भी, तो इस तरह कैंसर कार्सिनोमा जो होता है वो एक ब्रेस्ट से दूसरी ब्रेस्ट तक जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास एब्डोमेन और लिवर से भी जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, ब्रेस्ट के लिम्फ वेसल्स उनके साथ भी कम्युनिकेट कर रही होती हैं। इसी तरह पेल्विस की जो लिम्फेटिक्स होती है वहाँ पर भी कम्युनिकेशन होता है। बेसिकली बात ये होती है कि जो नेवल से अपर अपर अम्बलाइकस या जिसे हम कहते हैं, वो अब उससे जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसका सारा जो होता है लिम्फ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर ड्रेन हो रहा होता है, तो यानी एब्डोमेन, लिवर और पेल्विस वगैरह के अंदर भी इसकी सेकेंडरीज बन सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास सेगमेंटल वीन्स होती हैं। सेगमेंटल वीन्स से भी फैल सकता है, क्योंकि वीन्स ये वो वाली वीन्स होती हैं जो कि जो ब्रेस्ट को ड्रेन कर रही होती हैं, वो वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस के साथ भी कम्युनिकेट कर रही होती हैं। वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस जो है उसके थ्रू वर्टिब्रा या ब्रेन और जो वर्टिब्रल कॉलम है उधर ये इसकी सेकेंडरीज प्रोड्यूस हो सकती हैं। और अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो आ जाती है एग्जामिनेशन और हिस्ट्री, ठीक है, जो क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया। उसके बाद इमेजिंग आ जाती है, इसके अंदर मेमोग्राफी आ जाती है, और थर्ड हमारे पास आ जाता है बायोप्सी का। यहाँ पर उन्होंने कुछ डिटेल से वही बात बताई हुई कि जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वीन्स हैं वो एजाइगस सेमी एजाइगस सिस्टम के अंदर ड्रेन कर रही होती हैं, जो कि वर्टिब्रा के लॉन्ग रन कर रही होती है, और जो कि इंटरनल वर्टिब्रल प्लेक्सस के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड कर रही होती है। इस रूट से वर्टिब्रा, क्रेनियम और ब्रेन की तरह सेकेंडरीज बन जाती हैं। उसके बाद पल्प स्पेस के एनाटमी में आ जाता है। पल्प स्पेस जो होती है, हमारे पास सबक्यूटेनियस फैट होता है जो कि टाइट कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में अरेंज हुआ होता है। ये कंपार्टमेंट्स जो होते हैं वो फिब्रस सेप्टा बना रहे होते हैं, और जो कि स्किन की जो है वहाँ से पास करके यहाँ से स्किन से लेके जो जो बोन की पेरियोस्टियम है या वहाँ तक जा रहे होते हैं। टर्मिनल फीलिंग्स की बात हो रही है। पल्प स्पेसेस के अंदर इन्फेक्शन जो होते हैं उसको हम विटलो कहते हैं, और इससे ये इफेक्ट होगा कि टेंशन ज़्यादा होगी स्पेस के अंदर, जिसकी वजह से थ्रॉबिंग पेन कॉज होगी। और अगर इसको बिल्कुल ही अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो जो टर्मिनल फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो उसका जो टर्मिनल फोर्थ फिफ्थ होगा उसका इवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, क्योंकि उधर की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। ट्रीटमेंट्स में ये आ जाता है कि हम लेटरल साइड से इंसिजन देते हैं, तो जिससे तमाम हमारे पास कंपार्टमेंट भी ओपन हो जाते हैं, और जो टेक्टाइल टिश्यू होता है इन फ्रंट ऑफ द फिंगर वो डैमेज नहीं होता, हम साइड से इंसिजन देते हैं। उसके बाद आ जाता है कि शॉर्ट नोट इन द स्टेबिलिटी ऑफ शोल्डर जॉइंट जो होता है 3-4 चीज़ों से स्टेबल होता है। पहली बात तो वो आगे के रेक्रोमियल आर्च पे आते हैं सेट्स मसल जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होता है। और इन्फीरियरली हमने कहा था स्टेबिलिटी इतनी प्रॉपर नहीं होती। ग्लूनर्ड लेब्रम हमने कहा था कि जो शोल्डर का जो होता है ना हमारे पास, जिसके अंदर बॉल ने जाके सॉकेट जो होता है वो इतना डीप नहीं होता एज़ कम्पेयर अगर हम हिप जॉइंट की बात करें, तो ग्लीनर्ड लेब्रम जो होता है उसको डीपनिंग कर रहा होता है। थोड़ा बहुत तो मैं हेल्प कर दूँ, ग्लीनर्ड फोसा प्रॉपर बन जाए। जो लिगामेंट्स आ जाते हैं कैप्सुलर क्रेकोह्यूमरल और ट्रांसवर्स सिमिलर लिगामेंट आ जाता है। और डिसलोकेशन जो होती है वो मोस्टली इन्फीरियरली होती है, क्योंकि इन्फीरियरली ये जो सपोर्ट मिल रही होती है इर्द गिर्द की चीज़ों से डेफिशिएंट होती है। क्लाइंबिंग मसल्स में हमारे पास बाइसेप्स और लेटिसिमस डॉर्स आ जाते हैं। बाइसेप जो लॉन्ग हेड होता है सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल और शॉर्ट हेड कोराकोइड प्रोसेस से निकल रहा होता है, जाके रेडियल ट्यूबरोस्टी पर लग रहे होते हैं, और उनके जो है ना वो होती है वो मस्कुलिनियस नाम होते हैं। लेटिसिमस डॉर्साई जो होता है वो लोअर रिब्स थ्रेकोलम्बर फेशियल इलिक क्रेस्ट वगैरह से निकल रहा होता है, और जाके इंटरट्यूबरकल सल्कस पे लग रहा होता है, जिसे हम कहते हैं लेडीज बिटवीन टू मेजर्स। और थ्रेकोडोर्सल नर्व या नर्व टू द लेटिसिमस डॉर्साई को सप्लाई करी होती है। डेल्टोबैक्टोरियल ग्रूव एक डिप्रेशन होता है जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ द लेटरल एंड मिडल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, और इसके जो कंटेंट्स आ जाते हैं उसमें सेफेलिक वेन कोराकोइड प्रोसेस और 2-3 लिम्फ नोड्स भी इसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं। फिर डर्माटोम क्या होता है? डर्माटोम हमारे पास एक एरिया ऑफ स्किन होता है, जैसे एक स्पाइनल नर्व को सेगमेंट सप्लाई कर रहे हैं, उसको डर्माटोम कहते हैं। एक्सियल लाइन हमारे पास दो एडिसेंट डर्माटोम्स के दरमियान की लाइन होती है, जो कि हम मतलब दो एडिसेंट डर्माटोम्स के दरमियान की लाइन है जिनको हम इमीडिएटली एडजेसेंट स्पाइनल लेवल से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। जैसे फॉर एग्जांपल S2 और L4 के दरमियान डर्माटोम के दरमियान की जो लाइन होगी। उसके बाद इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आ जाती है। इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में यह आ जाता है कि हमारे पास किसी भी एरिया का सेंसरी लॉस हुआ है तो वो एक सेंसरी लॉस जो होता है वो एक पर्टिकुलर डर्माटोम के अंदर हो रहा होता है। कोई सेगमेंटल लेवल ऑफ डैमेज हमें देखना है तो वो भी हमेशा डर्माटोम देखते हैं, क्योंकि वो लोकलाइज होता है इन द रीजन ऑफ द पर्टिकुलर डर्माटोम। इसी तरह किसी पेरिफेरल नर्व की इंजरी है तो सेंसरी लॉस पर्टिकुलर डर्माटोम वाले एरिया के अंदर हो रहा होता है। बाद में उन्होंने कहा हुआ कि फोरआर्म और हैंड की जो है डर्माटोम्स बनाने हैं।
अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि क्लेविकल की डायग्राम बनानी है और इसके अलावा मसल लिगामेंट्स का रोल बताना है इन द फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल और व्हाट्स द वीकेस्ट पार्ट ऑफ क्लेविकल। वीकेस्ट पार्ट तो उसका जो कर्वेचर्स का जंक्शन होता है वही होता है। इसके जो जब क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है तो होता ये है हमारे पास कि मीडियल फ्रेगमेंट जो होता है स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड होता है जो कि नेक की साइड पे मसल प्रेजेंट होता है। मीडियल फ्रेगमेंट जो है क्लेविकल का वो एलिवेट हो जाता है इस मसल की वजह से। और जो लेटरल फ्रैगमेंट होता है ट्रेपीजियस उसे पकड़ के रखने के काबिल नहीं होता तो वो भी मीडियली पुल हो जाता है बाय द एडक्टर्स। फॉर एग्जांपल पैक मेजर वगैरह लगे हुए एडक्टर्स ने उसको भी इधर वो कर दिया। लेकिन इस सब के दौरान एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का जो फ्रैक्चर है वो नहीं होने दे रहा होता। क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट जो कि स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है और सारा जो वेट होता है अपर लिम्ब का उसकी वजह से शोल्डर जो होता है वो ड्रूपिंग हो जाती है उनकी और जो लिम्ब है उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। उसके बाद आ जाता है कि यंग बॉय फेल ऑन ग्राउंड और मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर है राइट आर्म पर और ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं दिया गया और क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी अकर हो गई है। तो कौन से नर्व डैमेज होगी? क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी अकर हुई है, मीडियल एपिकोंडाइल है। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि फनी बोन नर्व या म्यूजिशियंस नर्व या अल्नर नर्व की बात हो रही है बिकॉज इट पासिस बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल। तो फिर आ जाता है उन्होंने पूछा हुआ है कि ओरिजिन उसका कोर्स बताना है और फोर आर्म के अंदर। तो ओरिजिन इसका यही होता है कि मीडियल कार्डिक ब्रेकियल प्लेक्सस C8T1 इसका ओरिजिन होता है। और अगर इसके कोर्स की बात करें तो मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से गुजर के ये एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर एंटर होती है बिटवीन द टू हेड्स ऑफ द फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस एंड जस्ट मीडियल टू द अल्नर आर्टरी। फोरआर्म के अंदर एंटर होकर ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के दरमियान से गुजरती है, लेटरली थोड़ा सा गुजरती है और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से सुपरफिशियल ये जो है पास करके एंटर हो जाती है पाम के अंदर पिसिफॉर्म बोन के लेटरली। मसल जो होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी। तो जब हमारे पास अल्नर नर्व इंजर हो जाती है एट द लेवल ऑफ द एल्बो तो क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी अकर हो जाती है जिसकी वजह से जो मसल का पैरालिसिस होता है उनके अंदर फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस और मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होता है। कार्पा अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ। उसके बाद नर्व उन्होंने पूछा हुआ है कि वो डिफरेंट हमें क्लिनिकल कंडीशंस बताएंगे और पूछा हुआ है कि इन पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर कौन कौन सी नर्व डैमेज हो रही है। तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला के अंदर लॉन्ग थ्रेसिक नर्व डैमेज होती है, सेरेटस इंटीरियर की पैरालिसिस हो रही होती है, सॉल्ट से हम याद रखते हैं। रिस्ट ऑफ रेडियल नर्व है, क्लैम्कीज पैरालिसिस लोअर लेगियन होता है ब्रेकियल प्लेक्सस का। ठीक है, लोअर ट्रंक का प्रॉब्लम है जिससे मेनली T1 इन्वॉल्व होगा, पार्टली इसके अंदर C8 इन्वॉल्व होगा, CTS मीडियन नर्व। ठीक है, इनएबिलिटी टू रेज द ट्रंक यानी क्लाइंबिंग मसल का प्रॉब्लम है यानी नर्व टू द लेटिसिमस डोर्सा या थ्रेकोडोर्सल नर्व। उसके बाद कॉन्टेंट्स है तो क्यूबिटल फोसा आ जाते हैं, लिस्ट द कॉन्टेंट्स। तो MBBR आ जाते हैं फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। मीडियन नर्व होती है सबसे मीडियली फिर ब्रेकियल आर्टरी फिर बाइसेप का टेंडन और बाइसेप का जो है एपिनोरासिस आ जाता है और उसके बाद रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच आ जाती है। फिर हाइपोथेनार इनके मसल आ जाते हैं एंड राइट देयर अटैचमेंट्स नाउ स्पैन मीन एक्शंस। हाइपोथेनार में हमारे पास एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेवियस और अपोनेंस डिजिटी मिनिमी आ जाते हैं। इसमें एबडक्टर डिजिटी मिनिमी जो है वो पिसिफॉर्म से ओरिजिनेट करके हमारे पास बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेरेंक्स ऑफ द लिटिल फिंगर पर जाकर लग जाता है, जबकि बाकी जो है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस और अपोनेंस डिजिटी मिनिमी ये हुक ऑफ हमेट से दोनों निकल रहे होते हैं। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस का इंसर्शन वही है जो कि एबडक्टर डिजिटी मिनिमी का है, लेकिन जो अपोनेंस डिजिटी मिनिमी है वो जाके मीडियल सरफेस द फिफ्थ मेटाकार्पल पे लग रहा होता है। इनको डीप ब्रांच द अल्नर अप्लाई कर रही होती है, उनका फंक्शन वही होता है जो कि इनके नेम में है कि ये एबडक्शन कराएगा, ये फ्लेक्शन कराएगा ऑफ द रिस्पेक्टिव डिजिट्स। उसके बाद नेम ऑल द फ्लेक्सर्स ऑफ एल्बो जॉइंट्स द नर्व्स अप्लाई देम। जो फ्लेक्सर्स होते हैं एल्बो जॉइंट के मेनली तीन फ्लेक्सर्स, दो फ्लेक्सर्स होते हैं मेनली, ठीक है, जो कि नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं बाइसेप्स और ब्रेकियालिस। लेकिन हमारे पास जो ब्रेकियोरेडियालिस है वो और जो प्रोनेटर टीरीज है ये असिस्ट कर रहे होते हैं फ्लेक्शन के अंदर। इन दोनों को मस्कुलोपेटेनियस नर्व सप्लाई कर रही होती है और जो ब्रेकियोरेडियालिस होता है उसको रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है और जो प्रोनेटर टीरीज होता है वो भी इसके अंदर रोल प्ले कर रहा होता है और उसको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा भी एक मसल है जो कि इसमें अंदर रोल प्ले कर रहा होता है, वो आ जाता है कोरैकोब्रेकियालिस आ जाता है। ठीक है, और ये जो ब्रेकियालिस होता है इसको मस्कुलोपेटेनियस नर्व के अलावा रेडियल नर्व भी सप्लाई कर रही होती है। यानी चीफ फ्लेक्सर्स को जो नर्व सप्लाई कर रही है वो तो मस्कुलोपेटेनियस नर्व है। उसके बाद सेंसरी लॉस उन्होंने पूछा है किस साइड पर होगा जब इस नर्व की इंजरी हो रही है, मस्कुलोपेटेनियस नर्व की। तो लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म पे और बॉल ऑफ द थंब पे हो जाएगा सेंसरी लॉस, लेकिन हमारे पास स्टिल वीक फ्लेक्शन और सुपिनेशन जो होगी वो हो रही होगी बिकॉज ऑफ द रेडियल नर्व। कॉमन एपिनेरोसिस जो होता है वो ट्रायंगुलर इन शेप होता है, उसका एपेक्स जो होता है वो ब्लेंड कर जाता है विद द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की टेंडेंस और पाल्मारिस लॉन्गस के साथ वो कंटिन्यू होता है अपने एपेक्स पर। लेकिन उसके बेस देखें तो बेस पर वो चार स्लिप्स बनाता है और जस्ट ऑपोजिट टू द हेड ऑफ द मेटाकार्पल। हर स्लिप जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है जो कि फिब्रस शीथ के साथ कंटिन्यू हो जाती है। एक्सटेंशन जो होती है वो ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट के डीपली पास करती हैं
और ये जो स्लिप्स के दरमियान इंटरवल होता है वहाँ से डिजिटल वेसल्स नर्व्स और टेंडन्स जो होते हैं इमर्ज कर रहे होते हैं। मीडियल लेटरल मार्जिन्स जो होते हैं अपने न्यूरोसिस के, वो लेटरल और मीडियल, वहीं जहाँ से मीडियल लेटरल मार्जिन होते हैं अपने न्यूरोसिस के, वहीं से हमारे पास लेटरल मीडियल पामर सेप्टा जो होते हैं वो गुजर रहे होते हैं और वो पाम के अंदर जाके कंपार्टमेंट में डिवाइड करे होते हैं पाम को। इसका फंक्शन हो गया कि पामर स्किन को स्टेबलाइज कर रहा है, उसकी ग्रिप इंक्रीज कर रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है एंडोलियन टेंडन वेसल्स और नर्व्स वगैरह को। ड्यूबिट्रॉन्स कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास प्रोग्रेसिव थिकनिंग होती है पामर एपिन्यूरोसिस की, जिसे ड्यूबिट्रॉन्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसके अंदर जो होगी हैंड की मूवमेंट्स इफेक्ट होंगी। इन्फ्लेमेशन हो जाती है अल्नर साइड पामर एपिन्यूरोसिस की। जो प्रॉक्सिमल और मिडिल फीलिंग्स होती हैं वो फ्लेक्स ही रहती हैं, वो स्ट्रेटन नहीं हो सकती, और टर्मिनल फीलिंग्स होती है वो अनअफेक्टेड रहती है। इसके अंदर लिटिल और रिंग फिंगर्स होती हैं वो कॉमनली इन्वॉल्व होती हैं और सर्जिकल लिविंग करनी पड़ती है हमें एपिन्यूरोसिस स्किन को स्ट्रेट करने के लिए। इसके बिना डिफरेंट स्टेजेस होते हैं कि पहले हमारे पास नोड्यूल्स बने और उसके बाद फिर कॉर्ड्स बनी और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। मिडिल फिंगर सबसे रिंग फिंगर जो होती है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और उसके बाद लिटिल फिंगर इन्वॉल्व होती है। उसके बाद ब्रेकियल प्लेक्सस का डायग्राम बनानी है और मसल बताना है जो कि थोरेसिक नर्व और डोर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो सप्लाई करती है मसल, वो तो सेरेटस एंटीरियर हो गया ना, जो कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला करा रहा होता है। और जो डोर्सल स्कैपुलर नर्व मसल सप्लाई कर रही होती है, दोनों रोम्बॉइड से सप्लाई कर रही होती है और लिवेटर स्कैपुला सप्लाई कर रही होती है। मिसमैनेजमेंट हुई है जो है 5 year old चाइल्ड वो सडनली लिफ्टेड बाय हिज अपर लिम्स। तो जब ये बात आ जाती है तो उसका मतलब होता है कि एनलर लिगामेंट के अंदर से रेडियस का हेड बाहर आ गया बस। तो नेम द जॉइंट इन्वॉल्व एंड मेंशन इट्स टाइप्स। जॉइंट कौन सा होगा? पिवट टाइप का हमारे पास सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है। टाइप जो है पिवट टाइप का सनोवेल जॉइंट। आर्टिकुलेटिंग बोन्स की बात करें और लिगामेंट्स की बात करते हैं। आर्टिकुलेटिंग बोन्स हमारे पास रेडियस थी और रेडियल नोच ऑफ द अल्ना था। लिगामेंट्स आ जाते हैं एनिलर लिगामेंट और क्वाड्रेट लिगामेंट। फिर उन्होंने सबलैक्सेशन के कॉजेज़ पूछे हुए हैं और एसोसिएटेड पेन के कॉजेज़ पूछे हुए हैं। कॉजेज़ जो होते हैं सबलैक्सेशन के, वो यही होता है कि डायरेक्टली अपर लिम्ब से पुल कर दिया गया है, अपर लिम्ब पर जग दिया गया है जबकि फोरआर्म प्रोनेटेड था, या फिर हमारे पास एनिलर लिगामेंट ही वीक है। सबलैक्सेशन इस तरह जो हो रही होती है इट्स मोर कॉमन इन फीमेल्स देन इन मेल्स। अब पेन के कॉजेज़ की बात करें तो हमारे पास अल्नर नर्व जो होती है वो इस पेन को ट्रांसमिट कर रही होती है। बेसिकली हो ये रहा होता है कि रेडियस का जो सबसे पहले तो ये है ना कि एनुलर लिगामेंट टियर हो गया अपने डिस्टल अटैचमेंट से। जो रेडियल हेड था वो डिस्टली मूव कर गया, अपने सॉकेट से बाहर आ गया। जो प्रॉक्सिमल पार्ट था लिगामेंट का वो ट्रैप हो जाता है रेडियल हेड और कैपिटुलम के दरमियान, यानी ये एनुलर लिगामेंट पेंच हो जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से पेन हो रही होती है अल्नर नर्व के थ्रू। उसके बाद आ जाता है कि राइट शोल्डर में जब एबडक्शन स्टार्ट करते हैं तब पेन हो रही है, तो नेम द एबडक्टर ऑफ शोल्डर जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो बिल्कुल ही कैन ईजिली एबडक्ट आर्म 90 डिग्री, ठीक है। स्टार्ट जब मतलब एबडक्शन जब स्टार्ट करें तब प्रॉब्लम हो रही है और उसके बाद इतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आएगा? सुप्रास्पाइनेटस के अंदर जो कि 0 से 15 डिग्री तक की करा रहा है। नार्व सप्लाई भी हमने साथ लिखनी है। एबडक्टर्स ऑफ शोल्डर जॉइंट जो कि इसके बाद इस पेशेंट के अंदर इन्वॉल्व होंगे। सुप्रास्पाइनेटस जो है ये सारे एबडक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, बट जो कि इसी कंडीशन और वो जो स्टार्ट ऑफ राइजिंग ऑफ द एबडक्शन नहीं हो रहा उसमें सुप्रास्पाइनेटस है जिसको सुप्राक्लेविकुलर नर्व सप्लाई करिए, डेल्टॉइड को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करिए और डेल्टॉइड ही मेन एबडक्टर होता है। इसके अलावा सेरेटस इंटीरियर ट्रेपीजियस आ जाते हैं जो कि 97-80 यानी ओवर हेड एबडक्शन करा रहे होते हैं, जिनको लॉन्ग थोरेसिक नर्व और स्पाइनल हिस्ट्री नर्व दे रही होती है रिस्पेक्टिवली। फिर उन्होंने कहा हुआ है कि अटैचमेंट उसकी बतानी है जो कि इंजर्ड है इस केस में। तो जो सुप्रास्पाइनेटस है वो इंजर्ड है इस केस के अंदर। इसके अगर अटैचमेंट्स की बात करें तो वो सुप्रास्पाइनस फोसा से निकल के तो ग्रेटर ट्यूबरकल के सुपीरियर फेसर पे जाके लग रहा होता है। उसके बाद आ जाता है कि ओपीडी में एक पेशेंट आया और हैंड पावर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के साथ है और उसकी हिस्ट्री ये है कि फोर आर्म फ्रैक्चर हुआ था जिसके से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हुई थी, मेजर ब्लड वेसल जो थी उसके फोर आर्म की वो इन्वॉल्व थी। तो एनाटॉमिकल बेसिस बतानी है डिफॉर्मिटी और डिसेबिलिटी की, तो उसमें आ जाता है वोल्फमैन स्कीमिक कंट्रैक्चर है, स्कीमिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसमें ये होता है कि ब्रेकियल आर्टरी जो होती है उसकी सडन अक्लूजन हो रही होती है, लेसरेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से इमरजेंसी की कंडीशन कॉज हो जाती है क्योंकि मसल पैरालिसिस हो सकता है। अप टू 6 आवर्स सिर्फ वो टॉलरेट करेंगे और उसके बाद जो होगा स्कार टिश्यू जो होगा वो नेक्रोटिक टिश्यू को रिप्लेस करने लग जाएगा और फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कॉज हो जाएगी, फिंगर्स की कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। और समटाइम्स ये होता है कि लॉस जो हैंड पावर होता है उसका भी लॉस होता जाता है और रिवर्सिबल नेक्रोसिस होता जाता है। जो बोनी पॉइंट्स होते हैं, दूसरा बी पार्ट में पूछा है बोनी पॉइंट्स जो कि स्नफ बॉक्स के अंदर पैल्पेबल होते हैं, तो वो स्केफॉल्ड ट्रेपीजियम होते हैं। उसके बाद गिव द एक्सटेंट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, व्हाट इज द रिलेशन सेकंड पार्ट एक्सिलरी आर्टरी इन द ब्रांचेस गिव, जो सेकंड पार्ट ब्रांचेस दे रहा होता है। अच्छा, जो एक्सटेंट होती है वो यही एक्सटेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सिलरी आर्टरी की रिलेशन आ जाते हैं और इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं। जो इसकी ब्रांचेस सेकंड पार्ट जो ब्रांचेस दे रहा होता है वो थोरेसिक
थोरैकोक्रोमियल आर्टरी होती है और लेटरल थोरैसिक आर्टरी होती है। फिर इसके सेकंड पार्ट के रिलेशन आ जाते हैं, जो सेंटर में लिखे हुए सेकंड पार्ट के रिलेशन है। सबसे पहले एंटीरियरली हमारे पास स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और पैक मेजर, ये तीनों के एंटीरियरली आ रहे हैं, ठीक है। फिर पोस्टीरियरली हमारे पास सेकंड पार्ट के पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आ जाती है और सबस्कैपुलारिस आ जाता है। लेटरली लेटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस आ जाती है और क्रैकोब्रेकियालिस आ जाता है। और मीडियली हमारे पास एक्सिलरी वेन और मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आ जाती है। लेटरल में लेटरल कॉर्ड लिख देनी है, मीडियल मीडियल कॉर्ड लिख देनी है, पोस्टीरियर पोस्टीरियर कॉर्ड लिख देनी है, ठीक है। और यहाँ सबस्कैपुलारिस, क्रैकोब्रेकियालिस और एक्सिलरी वेन। एक्सिलरी वेन भी ना तीनों पार्ट्स के मीडियल साइड पर प्रेजेंट है। उसके बाद आ जाता है कि फ्रॉम वेयर द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ओरिजिनेट्स, तो उसमें आ जाता है कि लेटरल कॉर्ड से निकल रही है ऑब्वियसली 5, 6, 7 सी उसकी लोअर एक्सिला के अंदर से ओरिजिनेट कर रही होती है। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ दिस नर्व, इस नर्व की ब्रांचेस बतानी है और एरिया जो ये नर्व सप्लाई कर रही होती है। इसकी ब्रांचेस मस्कुलर क्यूटेनियस आर्टिकुलर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस आ जाती है। मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं वो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म यानी कि ब्रेकियलिस, बाइसेप्स और ब्रेकियलिस को जा रही होती है। क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं वो लेटरल क्यूटेनियस नर्व द फोर आर्म यानी लेटरल जो साइड है फोर आर्म की उधर की जो क्यूटेनियस सप्लाई है वो मस्कुलर क्यूटेनियस दे रही होती है। इसके अलावा बॉल ऑफ द थंब को भी मस्कुलर क्यूटेनियस सप्लाई जा रही होती है, क्यूटेनियस सप्लाई। आर्टिकुलर ब्रांचेस जो होती हैं वो इसकी एल्बो और ह्यूमरस बोन तक जा रही होती हैं और कम्युनिकेटिंग इसके अलावा ब्रांचेस आ जाती हैं। उसके बाद एरिया जो सप्लाई कर रही होती है वो वही आगे जो क्यूटेनियस ब्रांचेस थी। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम की अटैचमेंट सेरेस्ट पर बतानी है और स्ट्रक्चर बताना है जो कि इसके सुपरफिशियल या डीपली पास कर देते हैं। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम मीडियली जो अटैच हो रहा होता है वो पिस्टिफॉर्म और हुक मेट से हो रहा होता है, जिससे IPH से याद रख लेंगे। और लेटरली जो होता है उसके फॉडर ट्रेपेजियम जो कि सॉल्ट जो इसे सुपरफिशियली पास कर रहे होते हैं। उसमें पहले तो ना अल्नर वेसल अल्नर नर्व और क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द पावर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व आएगी। इसके अलावा पाल्मेरिस लॉन्गस और पावर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। जो क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व होती है वो सुपरफिशियल होती है और जो एक्चुअल मीडियन नर्व होती है वो डीप होती है। फिर सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के चार चार टेंडन आ जाएंगे। फिर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन हो जाएगा, फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस का, और 2 नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद बताना है कि कौन सी नर्व डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट होती है विद द वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस और स्ट्रॉक कैसे हो रहा होता है। जो ह्यूमरस होती है उसके जो फॉर एग्जांपल ये ह्यूमरस है तो ARM इस तरह हम याद रख रहे होते हैं कि सर्जिकल नेक पे एक्सिलरी नर्व है, शाफ्ट के अंदर जो रेडियल ग्रूव आता है वहाँ से रेडियल नर्व गुजर रही है और नीचे पर जो आ जाता है कि बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल हमारे पास अल्नर नर्व होती है और अल्नर नर्व होगी बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल, ठीक है। उसके बाद जो M है उधर से मीडियल नर्व आ जाती है जो कि हमारे पास मीडियल साइड ऑफ द ह्यूमरस के सामने से गुजर रही होती है, जो कि कॉन्टेंट होती है क्यूबिडल फोसा का भी। रिस्ट ड्रॉप हुई होती है वो रेडियल नर्व इंजरी की वजह से हो रहा होता है और रिस्ट ड्रॉप इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जो रेडियल नर्व एक्सटेंसर्स को सप्लाई कर रही होती है ऑफ द हैंड फोर आर्म। क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं रिस्ट ड्रॉप के, जिसमें हैंड होता है फॉरवर्ड ड्रॉप कर सकता है, एक्सटेंशन नहीं हो सकती हैंड की, और सेंसिटिव सप्लाई होती है डोर्सम की और पोस्टीरियर साइड ऑफ द फोर आर्म की वो लॉस हो जाती है। बिकॉज जो पोस्टीरियर आर्म होता है जो पोस्टीरियर हैंड होता है, जो पोस्टीरियर फोर आर्म होता है उसको सारी की जो सप्लाई है सेंसिटिव सप्लाई वो रेडियल नर्व सप्लाई कर रही होती है। मसल जो होते हैं पोस्टीरियर आर्म जो आर्म के यानी फोर आर्म के वो पैरालाइज हो जाएंगे क्योंकि रेडियल नर्व दर्द सप्लाई दे रही है। फिंगर्स जो होती हैं एक्सटेंड नहीं हो सकती मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स पर। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ होगी कोऑर्डिनेशन होगी थंब की वो नहीं हो पा रही होगी, ऑपोजिशन नहीं हो पा रही, और लेटरल 3.5 डिजिट्स जो हैं वहाँ पर पेरेस्थीसिया, हाइपरस्थीसिया और एनेस्थीसिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। डर्माटोम्स को डिफाइन कर चुके हैं, पहले इनके डर्माटोम्स बनाने हैं। उसके बाद इस एक्सियल लाइन से पूछी हुई हैं वो भी हो चुकी हैं। फिर आ जाता है कि लेफ़्ट ब्रेस्ट के अंदर मास ऑब्जर्व किया गया है जिसकी बायोप्सी ने बताया है कि कार्सिनोमा है। तो लिम्फ नोड मोस्ट लाइकली कौन सा इन्वॉल्व होंगे, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। और उसके बाद एनाटमिकल स्ट्रक्चर जो कि डिफाइन करता है लेवल ऑफ द लिम्फ नोड वो पैक माइनर होता है। और उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट का बताना है। इसमें सबसे पहले हम लिम्फ नोड्स बता देंगे। सबसे पहले तो ये बताएंगे सुपरफिशियल और डीप लिम्फेटिक्स होती हैं। सुपरफिशियल स्किन ऑफ द ब्रेस्ट को करी होती है एक्सेप्ट द निपल एंड एरियोला, और डीप जो होती हैं पेरेन्काइमा निपल और एरियोला करी होती हैं। फिर इसके लिम्फ नोड्स आ जाते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड जो कि सेंट्रल एपिकल लेटरल पोस्टीरियर और एंटीरियर होते हैं, जिसे CALP एक अल्फा से याद रखे होते हैं। एंटीरियर को पेक्टोरल भी कहते हैं 75%। इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स आ जाते हैं जो कि 20% होते हैं। इंटरनल मेमोरी को पैरास्टेनल लिम्फ नोड्स भी कह रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं SSICS लिम्फ नोड्स जो कि अदर्स में आ जाते हैं, जिसमें पोस्टीरियर इंटरकोस्टल जो है वो 5% बाकी कर रहा होता है। और इसके अलावा अदर्स में हमारे पास सब डायफ्रेगमेटिक, सब पेरिटोनियल जिन्हें एब्डोमिनल, सेफेलिक जिन्हें डेल्टोपेक्टोरल और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। अब हमारे पास जो ब्रेस्ट होती है उसको हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड किया होता है, और हम जब इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करेंगे वो भी हम क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंगली करेंगे। लेटरल या सुपीरियर रूट ब्रेस्ट का क्वाड्रेंट होता है, वहाँ से लिम्फ निकल के जा रहा होता है इंटीरियर या पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर, और उधर से जा रहा होता है वो सेंट्रल लिम्फ नोड्स के अंदर। सेंट्रल लिम्फ नोड्स के अंदर लेटरल लिम्फ नोड से भी लिम्फ आ रहा होता है और वहाँ से फिर वो एपिकल या सेफेलिक के अंदर जा रहे होते हैं, जैसे सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड के अंदर जाके वो सबक्लेवियन लिम्फेटिक ट्रंक जो होता है उसके अंदर चले जाते हैं। मीडियल क्वाड्रेंट्स जो होते हैं वहाँ से वो इंटरनल मेमोरी या पैरास्टेनल लिम्फ नोड्स के अंदर जा रहा होता है।
लिम्फ और वहाँ से ब्रोंकोमिडनल ट्रंक के अंदर जा रहा होता है। इन्फीरियर क्वाड्रेंट्स होते हैं वहाँ से डायफ्रेगमेटिक और सबपेरिटोनियल सब डायफ्रेगमेटिक और सबपेरिटोनियल के अंदर जा रहा होता है। ये इस तरह आ जाता है ना कि यहाँ से लिम्फ ने ऊपर जाना होता है, जो अब हमने यहाँ पर बात की कि इन्फीरियर क्वाड्रेंट, इसमें ये सब डायफ्रेगमेटिक आ जाते हैं, सब डायफ्रेगमेटिक के अंदर चला जाता है। ठीक है, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द ग्रुप्स एंड टर्मिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट हो गया। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द हैंड आ जाती है। उसके बाद जो हैंड की आर्टीरियल सप्लाई है उसके अंदर हमने हैंड की थोड़ा पहले हम कोर्स बता देंगे हैंड के अंदर आर्टरीज किस तरह जा रही होती हैं। हमारे पास दो आर्टरीज आ जाती हैं ना, एक अल्नर आर्टरी आ जाती है, एक रेडियल आर्टरी आ जाती है। अल्नर आर्टरी जो होती है वो रिस्ट में फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के सुपरफिशियल गुजर के जाती है और सुपरफिशियल पामर ब्रांच और डीप पामर ब्रांच से जाती है। रेडियल आर्टरी होती है वो हमारे पास पोस्टीरियरली टर्न करती है, फोराम को लीव करती है, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर जाती है। और बस हम ज़्यादा नहीं बताना, हमने कहा कि उन्होंने उसने आके डीप पामर ब्रांच दे दी। ठीक है, इतना बताने के बाद फिर हमने कह देना है कि रेडियल आर्टरी जो होती है वो डोर्सम ऑफ द हैंड पर लेटरल ब्रांच और एक डोर्सल मेटाकार्पल आर्टरी दे रही होती है। पाम के अंदर ये प्रिंसिपस पोलेसिस आर्टरी और रेडियलिस इंडेसिस आर्टरी दे रही होती है। और डी पामर आर्च जो होती है, अच्छा, और सुपरफिशियल पामर आर्च बन रही होती है। जो सुपरफिशियल पामर आर्च होती है, सुपरफिशियल पामर आर्च जो होती है डायरेक्ट कंटिन्यूशन होती है अल्नर आर्टरी की। ठीक है, सुपरफिशियल में यू आ रहा है तो अल्नर आर्टरी की डायरेक्ट कंटिन्यूशन से सुपरफिशियल पामर आर्च बन रही होती है और इस कंप्लीट जो होती है कंप्लीट कर रही होती है लेटरली हमारे पास रेडियल आर्टरी। जो अब डीप पामर आर्च होती है ये बेसिकली टर्मिनल पार्ट ऑफ द रेडियल आर्टरी इसको बना रहा होता है और मीडियली इसको कंप्लीट कर रही होती है अल्नर आर्टरी। अब जो डीप पामर आर्टरी की कुछ ब्रांचेस होती हैं जैसे पामर मेटाकार्पल आर्टरीज होंगी, परफोरेटिंग डिजिटल आर्टरीज होगी और रीकेड ब्रांच होगी। अल्नर आर्टरी में जो अल्नर आर्टरी कह रही हूँ, सुपरफिशियल पामर आर्च होती है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो 3 कॉमन डिजिटल ब्रांचेस होती हैं और एक प्रॉपर डिजिटल ब्रांच होती है। और इसमें अगर हम ये बना दें तो डायग्राम बना दें तो इसमें बहुत ईजी हो जाता है, एज वेल एज फॉर एस एंड एज वेल एज फॉर एग्जामिनर। सो इट वॉज ऑल अबाउट कि क्या है हैंड की सप्लाई। इसके अंदर ओरिजिन इंसर्शन सब कुछ पूछा हुआ है मसल्स का, जो कि ज्वाइन कर रहे होते हैं पर इनको थ्रेसिक वॉल, जो थ्रेसिक वॉल के साथ ज्वाइन करने वाले मसल्स इंटीरियर एक्सियोपेंडिकुलर मसल्स होते हैं, बेसिकली थ्रेकोपेंडिकुलर मसल्स भी नहीं हम कहते हैं। तो इनके अंदर जो मसल्स आ जाते हैं वो पेक मेजर, माइनर, सबक्लेवियस और सेरेटस इंटीरियर मसल होता है। उसके बाद ब्रांचेस बतानी है अल्नर नर्व की हैंड के अंदर क्या ब्रांचेस होती हैं। कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस होती हैं जो कि एल्बो जॉइंट कार्पल जॉइंट की तरफ जा रही होती हैं। कुछ क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं जो कि डोर्सम ऑफ द हैंड और मीडियल 1.5 फिंगर को की प्रॉक्सिमल फेलेंसिस और उनके नील बेड्स को दे रही होती हैं। कुछ टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं जो कि सुपरफिशियल पामर ब्रांच और डीप पामर ब्रांच होती है। और कुछ मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं जैसे फोराम के अंदर फ्लेक्सर कार्पा एल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल हाफ को, जो कि हैंड के अंदर एडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी और तीसरे चौथे लम्ब्राइकल को, और ओपनस डिजिटी मिनिमी और एबडक्टर पॉलिसिस और पामर डोर्सल इंट्रोशाई। एक्सटेंसर रेटिनैकुलम का पूछा हुआ जो स्ट्रक्चर्स का डी पास करते हैं उनका बताया हुआ स्ट्रक्चर डी पास करते हैं जो है इनके अलग से निमोनिक की वीडियो पड़ी हुई है। और एक्सटेंसर रेटिनैकुलम अगर हम बेसिकली बात कर लें तो ये बेसिकली थिक एंड डीप फेशिया होता है बैक ऑफ द हैंड का, रिस्ट मतलब जो अपोजिट साइड होती है, और ये एक्सटेंसर टेंडेंस को होल्ड कर रहा होता है। एक ऑब्लिक बैंड होता है जो कि मीडियल साइड पर और डाउनवर्ड साइड पर ये डायरेक्टेड होता है। ये वहाँ से कर लीजिएगा। डुपिट्रॉन्स कॉन्ट्रैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, मीडियन नर्व एंटर फोर आर्म एंड हैंड और उसकी ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूशन इन फोर आर्म। मीडियन नर्व जो होती है वो हमारे पास जो प्रोनेटर टीरीज के दोनों हेड्स होते हैं उनके दरमियान सेंटर हो रही होती है फोर आर्म के अंदर, और हैंड के अंदर ये पैल्मेरिस लॉन्गस के टेंडन के बिहाइंड गुजर के फ्लेक्सर रेटिनैकुलम की भी डीप गुजर के कार्बल टेंडन के थ्रू एंटर हो रही होती है। फिर आ जाते हैं इसकी मस्कुलर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस जो होती हैं वो दे रही होती है, जो ये खुद दे रही है वो प्रोनेटर टीरीज को फ्लेक्सर कार्पा रेडियालिस पैल्मेरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस को दे रही होती है। और जो डीप मसल्स होते हैं उनको एंटीरोट्रोशियस नर्व इसकी ब्रांच होती है वो दे रही होती है, जिसमें फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस स्केलेटल पार्ट ऑफ प्रोनेटर क्वाड्रेटस आ जाता है। इसके अलावा आर्टिकुलर ब्रांचेस एल्बो को, वेस्कुलर ब्रांचेस रेडियल अल्नर आर्टरी को, कम्युनिकेटेड ब्रांचेस अल्नर नर्व को और क्यूटेनियस ब्रांचेस टू द लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म को दे रही होती है। फिर आ जाता है कि एक बच्चा आउटस्ट्रेच्ड हैंड पर गिरा है, एल्बो उसकी पार्शली फ्लिक्स थी, तो कौन से पॉसिबल फ्रैक्चर्स हैं डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस के, और बताना है कि कौन से स्ट्रक्चर इंजर हुए हैं। तो अच्छा, जो पॉसिबल फ्रैक्चर्स हैं ना इसमें वो हमारे पास 4 फ्रैक्चर्स हैं पॉसिबल। एक आ जाता है कि सुप्रा एपिकंडाइल फ्रैक्चर, दूसरा आ जाता है इंटरकंडाइलर फ्रैक्चर, तीसरा आ जाता है मीडियल एपिकंडाइल फ्रैक्चर और चौथा आ जाता है लेटरल एपिकंडाइल का फ्रैक्चर। और जो स्ट्रक्चर अफेक्टेड है वो भी हमारे पास 4 है। मीडियन नर्व या और इसके अलावा हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी पर प्रेशर पड़ सकता है जिसकी वजह से वोल्कमैन इस्कीमिक कंट्रैक्चर हो जाएगा। अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन अल्नर रेडियल नर्व्स और ब्रेकियल आर्टरी जिसकी वजह से वोल्कमैन इस्कीमिक कंट्रैक्चर। उसके बाद आ जाता है कि कॉमनली कौन से नर्व इंजरी हो रही है सर्जिकल नेक वाले केस में,
तो हमारे पास एक्सिलरी नर्व कॉमनली इंजर हो रही है, और इस नर्व से क्या डैमेज होगा भाई, इस नर्व जब जिस चीज़ को सप्लाई करिए, जिस मसल को उस नर्व का डैमेज होगा तो हमारे पास वो डैमेज हो रहा होता है डेल्टॉइड का और टीरीज माइनर का। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। अच्छा, फर्दर उन्होंने डैमेज पूछे हुए हैं। कॉमनली इंजर्ड के अंदर उन्होंने मसल भी पूछा हुआ था, नर्व और मसल, तो हमने उसका बता दिया कि एक्सिलरी नर्व डैमेज हो रही है, एक्सिलरी नर्व जिससे सप्लाई कर रही है वो मसल डैमेज हो रहे थे, और इससे न जो होगा फर्दर एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने से क्या मसल होगा, तो हमारे पास डेल्टॉइड की एट्रॉफी हो जाती है, हमारे पास एक फ्लैट सा शोल्डर डिफॉर्मिटी हो जाती है, एक पर्टिकुलर साइन बन जाता है जिसे हम रेजिमेंटल बैच साइन कहते हैं। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन ऑफ शोल्डर नहीं हो रही, एबडक्शन नहीं हो रही, बिकॉज ये मेन एबडक्टर था 15 से 90 डिग्री तक इसने एबडक्शन करानी थी। और इसके अलावा लेटरल प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द आर्म और जो एरिया जो कि सुपीरियर लेटरल कटीनियस नर्व ऑफ द आर्म सप्लाई कर रही होती है, वहाँ पर भी लॉस ऑफ सेंसेशन आएगा। फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट जो होता है वो साइनोवियल वैरायटी का सैडल जॉइंट होता है, और साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन ग्रॉस का हिस्सा नहीं है। फिर मसल जो होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने पूछा हुआ है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इस जॉइंट में वो फ्लेक्शन के अंदर हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और ओपनस पॉलिसिस आ जाते हैं, जबकि एक्सटेंशन के अंदर एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और लॉन्गस आ जाते हैं। फिर हम बात कर रहे थे फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट की। फिर आ जाता है क्वेश्चन जिसके अंदर उन्होंने खुद प्योर डी ऑरेंज लिखा हुआ है, तो प्योर डी ऑरेंज से पूछने क्या मतलब होता है। प्योर डी ऑरेंज एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब ऑरेंज पीली ऑरेंज स्किन होता है। एक मेडिकल टर्म होती है कि जब स्किन जो होती है वो थिक पेटेड टेक्सचर उसका हो जाता है, बिल्कुल रिसेंबल कर रहा होता है ऑरेंज की पील की तरह, तो हम उसे प्योर डी ऑरेंज कह रहे होते हैं। रीज़न क्या होती है, और हम ये बता देंगे कि जो है ना ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर जो ब्रेस्ट की अपीयरेंस होती है प्योरिटी ऑरेंज अपीयरेंस होती है। उसके बाद रीज़न क्या होती है, फिक्सेशन, डेविएशन और रिट्रैक्शन ऑफ द निपल की, तो ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। और जो रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ द मेटास्टेसिस टू वर्टिब्रा क्रेनियम मेम्ब्रेन है, ये भी हो गया। क्लेविकुलर फेशिया एक फेशिया होता है, फिर ब्रेस्ट शीथ होती है जो कि हमारे पास क्लेविकुलर पोर्शन ऑफ द बैक मेजर के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये कंटिन्यूशन होती है डीप सर्वाइकल फेशिया की, और जो सबक्लेवियन ग्रूव जो होता है उसके मार्जिन से अराइज कर रही होती है। फिर आ जाता है कि एक्सटेंड करी होती है फ्रॉम द क्लेविकल अबव टू द एक्सिलरी फेशिया बिलो। उसके बाद उसका जो अपर पार्ट होता है वो, अच्छा इसका सारा आ जाता है, ठीक है। अपर पार्ट जो होता है सबसे पहले सबक्लेवियस को एनक्लोज कर रहा होता है, स्प्रेड करता है, सबक्लेवियन को एनक्लोज करता है, इसकी भी अलग से पड़ी हुई है वीडियो। स्ट्रक्चर जो पास करते हैं वो पीटीसीएल का स्ट्रक्चर आ जाते हैं, पेक्टोरल नाम आ जाता है, थोरैकोक्रोमियल वेसल्स आ जाते हैं, सेफेलिक वेन और लिम्फेटिक्स आ जाती हैं। फिर आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट द मेन नर्व द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट द फोरआर्म। द मेन नर्व जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट द फोरआर्म आ जाती है वो पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व होती है। पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व जो होती है वो इसी की रेडियल नर्व की ब्रांच होती है, तो रूट वैल्यू इसकी भी वही होगी कि 5, 6, 7, 8, 1। फिर ब्रांचेस और फिर कोर्स और इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाते हैं। पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व के अगर हम कोर्स की बात करें, पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व हमारे पास एक डीप ब्रांच होती है इसी की रेडियल नर्व की। ये जो होती है फोरआर्म के अंदर बन रही होती है, और फोरआर्म के अंदर डिफरेंट मसल्स को सप्लाई कर रही होती है। तो उसके कोर्स में ये आ जाता है कि क्यूबिटल फोसा के अंदर शुरू होती है, वाइंड करती है अराउंड द लेटरल साइड रेडियस नेक, फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट द फोरआर्म के अंदर एंटर करती है और मसल्स के दरमियान से डिसेंड करती हुई जाती है। और इसकी 3 तरह की ब्रांचेस होती हैं। एक हमारे पास हो जाती है मसलर ब्रांचेस जो कि मसल को दे रही होती है, आर्टिकुलर ब्रांचेस जिस जॉइंट कार्पल जॉइंट्स को दे रही होती है, सेंसरी जो होती है वो रेडियस अल्ना और इंट्रूशियस मेम्ब्रेन को दे रही होती है। अब जो मसल की सप्लाई कर रही होती है वो एक इट्स लॉन्ग लिस्ट ऑफ मसल्स जिसको सप्लाई कर रही होती है, सारे मसल्स आ जाते हैं हमारे पास। जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है इसकी रेडियल नर्व की वो कोई नहीं दे रही होती, ये पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व भी होती है जो कि फोरआर्म के मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, यानी जो सारे फोरआर्म के मसल्स हैं उनको सप्लाई कर रही होती है रेडियल नर्व। कुछ मसल्स हैं ऊपर जिसको करके आ रही है, सारों को सप्लाई कर रही होती है पोस्टीरियर एंट्रोशियस नर्व। कुछ मसल्स ऐसे हैं जिनको रेडियल नर्व इटसेल्फ सप्लाई कर रही होती है, जैसे हमारे पास एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गस आ जाता है, या ट्राइसेप्स वगैरह हो गए, या ब्रेकियालिस हो गया। उसके बाद आ जाता है कि रिस्ट ड्रॉप क्यों हो रहा होता है, ये हो गया डिस्कस। उसके बाद रिस्ट ड्रॉप पूछा हुआ और उन्होंने उसके रीज़न ही पूछी हुई है। तो रिस्ट ड्रॉप हमें पता है कि प्रिविलेजन वगैरह हो गया तो उसकी वजह से होगा। इसमें उन्होंने जो एक्स्ट्रा बात बताई हुई है ये बताई हुई है कि अगर उसके ओरिजिन पे हो रहा है ना, रेडियल नर्व के ओरिजिन पे, तो वो कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्रचेस यूज़ किए गए हैं तो उसकी वजह से हमारे पास क्रच पाल्सी हो गई है। इसके अलावा अगर स्पाइरल ग्रूव के अंदर हो रहा है तो उसका मतलब है कि सजर्डिनाइट पाल्सी हो गई है। होता है इसमें क्या है कि ब्रेकियोरेडियालिस वीक हो जाएगा, फिंगर ड्रॉप, रिस्ट ड्रॉप, वीकनेस हो जाएगी एक्सटेंसर्स की, और पैरेसी वही बातें आ गई हैं। उसके बाद क्वाड्रेंगुलर स्पेस उन्होंने पूछी हुई है कि स्पीरियरली सबस्कैपुलरिस होता है, कैप्सूल होता है शोल्डर जॉइंट का, और टीरिस माइनर का इंफीरियर बॉर्डर होता है। इंफीरियरली हमारे पास टीरिस मेजर का सुपीरियर बॉर्डर होता है मीडियल साइड पर, ट्राइसेप्स का लेटरल बॉर्डर होता है लेटरल साइड पर, सर्जिकल हेड होती है ह्यूमरस का।
कॉन्टेंट इसमें एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल वेसल्स आ जाती हैं। इसके अंदर एक्सिलरी नर्व आ जाती है। आई गेस इसकी भी अलग से पड़ी हुई है विद डायग्राम, ये इसके बॉर्डर्स समझ आते हैं। उसके बाद उन्होंने एक्सिलरी नर्व इस तरह से गुजरी है तो उसका सारा कोर्स और सब कुछ पूछा हुआ है। ये वाला जो है ये फिर से रिपीट है। ड्रिपल ट्रांस कंट्रैक्चर पूछा हुआ है। उसके बाद पामर एपिनेरासिस की बात की हुई है। पामर एपिनेरासिस ड्रिपल कंट्रैक्चर किस तरह प्रोग्रेसिवली डेवलप हो रहा है तो उसकी बात करें तो वही आ जाता है कि पेनलेस नोडुलर थिकनिंग होती है पामर एपिनेरासिस की, जो कि शुरू में स्किन के साथ एडहेरेंट होती है। प्रोग्रेसिवली वो लॉन्ग बैंड्स की फॉर्म बनती है, फिर वो रिजेस की फॉर्म में बनती है, और ज़्यादातर ये जो है ये फोर्थ और फिफ्थ फिंगर को अफेक्ट कर रही होती है। पामर एपिनेरासिस भी हो चुका है। ये बस एक थोड़ी सी बात ये किस तरह प्रोग्रेसिवली वो कर रहा होता है। और अगर हम बात करें कि इसको सही किस तरह से किया जा सकता है तो उसके लिए हमें सर्जिकल डिवीजन करनी पड़ती है ताकि हम इसको स्ट्रेट कर सकें। फिर आ जाता है कौन सा हमारे पास ये हुआ है केस के लेटरल कॉइड इंजर्ड है तो हमने बताना है कौन से मसल्स पैरालाइज हो गए और इस एरिया में सेंसरी चेंजेस आएंगे। तो लेटरल कॉइड इंजर्ड है तो लेटरल पेक्टोरल नर्व और मसलर टीनियस नर्व आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अनुसार मसल जो पैरालाइज होंगे तो लेटरल पेक्टोरल नर्व की वजह से पैक मेजर होगा बेसिकली, और पैक माइनर का कुछ पार्ट होगा। और मसलर टीनियस नर्व के अंदर क्या है, ब्रेकियालिस आ जाता है, बाइसेप आ जाता है, और ब्रेकियालिस में एंटीरियर कंपार्ट के मसल आ जाते हैं। मसलर टीनियस नर्व की वजह से सेंसरी एरिया फ्रंट ऑफ द फोर आर्म इफेक्ट हो रहा होगा। रिस्ट जॉइंट जो होता है वो एक एलिप्सॉइडल वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट होता है। इसके अंदर जो मूवमेंट फ्लेक्शन जो होते हैं फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और लैरिस दोनों, पैल्मारिस लॉन्गस, ठीक है। एक्सटेंशन जो होते हैं वो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस ब्रेविस दोनों और लैरिस। और जो एबडक्शन होते हैं उसमें फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस आ जाता है, ठीक है। मतलब एबडक्शन ना तुमने देखना है कि उस साइड को करना है ना, तो उस साइड वाले मसल यहाँ पर कौन से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो थंब वाले साइड पे रेडियलिस मसल प्रेजेंट होते हैं तो रेडियलिस आ जाएंगे। एक्सटेंसर भी लिख देने, फ्लेक्सर भी लिख देने, और साथ एबडक्टर लिख देने। और इसी तरह एडक्शन के अंदर फ्लेक्सर कार्पा अल्नैरिस आ जाएगा, एक्सटेंसर कार्पा अल्नैरिस आ जाएगा, ठीक है। और सर्कमडक्शन के अंदर सारे मसल्स काम कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है कि मसल्स हमने बताना है कौन से प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन करा देते हैं। स्कैपुला के जो प्रोट्रैक्टर्स होते हैं वो सेरेटस इंटीरियर पैक मेजर होता है, और साथ साथ उनकी नर्व्स फ्लाई भी लिखी हैं। तो सेरेटस इंटीरियर को लॉन्ग थोरेसिक नर्व जा रही होती है, और जो पैक मेजर माइनर जो होता है उनको जा रही होती है मीडियल लेटरल पेक्टोरल नर्व। रिट्रैक्शन करा रहा होता है पीसीएस और रोम्बॉइड माइनर्स। इसमें आ जाते हैं ट्रेपेजियस की तो अपनी नर्व होती है ना स्पाइनल एक्सेसरी, और जो रोम्बॉइड्स आ जाते हैं उनकी डोर्सल स्केपुलर नर्व होती है। इसके अलावा लैटिस डोर्साई भी रिट्रैक्टर होता है जिसको थ्रैकोडोर्सल नर्व जा रही होती है। उसके बाद आ जाता है कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन और उसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं। ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगुलर गैप होता है बैक पर, जहाँ पर हमारे पास जो बैक का मस्कुलेचर होता है उतना ज़्यादा थिक नहीं होता। हाँ, और इसमें उन्होंने बात पूछी हुई है इसके बाद बाउंड्रीज। तो ये भी जो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन है इसकी बाउंड्रीज हम बेटर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद जो इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो तो वही आ जाती है ना कि डिफरेंट साउंड्स हम यहाँ पर ऑस्कल्टेट किया करते थे इन द पास्ट, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी साउंड जो होती है लोअर रूट की वो हम यहाँ से देख रहे होते हैं। ये आ जाता है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर आ जाता है ट्रेपेजियस, नीचे आ जाता है लैटिस मस्टर्सा, इधर आ जाते हैं हमारे पास स्कैपुला आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसकी बाउंड कहेंगे, तो इसी तरह से हमने इसकी बाउंड्रीज लिख देनी है और इसका फ्लोर बता देना है कि 6 7 रेप और 6 इंटरकोस्टल स्पेस जो होती है ना वो इसका फ्लोर बना रही होती है। उसके बाद आ जाता है एक फीमेल है जिसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम देखने को आ रहा है वो ये है कि फ़ाइन मूवमेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। फ़ाइन मूवमेंट जो है वो म्यूजिशियंस ना कर रही होती है, और भी उन्होंने हमें इस तरह के साइंस दिए हुए हैं, सेकंड थर्ड डेजर्ट की बात की हुई है। और तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज है, तो मीडियन नर्व डैमेज है। रीज़न क्या है जो मूवमेंट लॉस हुआ है उसकी, क्योंकि थंब की ऑपोजिशन और जो फाइन मूवमेंट्स का कंट्रोल होता है सेकंड थर्ड डिजिट्स का वो मीडियन नर्व कर रही होती है। और जब नर्व डैमेज हो जाती है इस तरह की मूवमेंट्स लॉस हो जाती हैं। कोई सेंसरी लॉस होता है, अगर होता है तो कहाँ पर हो रहा होता है, तो लेटरल 3.5 डिजिट्स जो होते हैं उनके नील बेड जरथेनार एरिया जो होता है उसका हो रहा होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है, इफ सेम स्ट्रक्चर इज डैमेज्ड एट द एल्बो। यहाँ पर उन्होंने कहा कि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के करीब इस लेवल पर डैमेज आ रहा है, वो पूछ रहे हैं अगर उससे पीछे वाले लेवल पर डैमेज आए तो फिर क्या होगा। तो इसमें हमारे पास जो डैमेज आ जाता है ना, तो उन्होंने जो यहाँ पर बताया हुआ है कि हैंड ऑफ बेनेडिक्शन बनेगा, ठीक है, वो तो बनना ही बनना है। इसके अलावा हमारे पास फोर आर्म जो होगा वो सुपिनेटेड रहेगा, वीक फ्लेक्शन होगी रिस्ट पर। जो रिस्ट की जो फ्लेक्शन होगी इट विल ऑल्सो बी अकम्पेन्ड बाय द रिस्ट एडक्शन, क्योंकि फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस इज नाउ अनअपोज्ड बाय द फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस। एप लाइक हैंड बन जाएगा, वही बात आ गई साइमन हैंड वाली। और इसके अलावा ऑपोजिशन और एबडक्शन जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। जो होते हैं फाइन मूवमेंट्स जैसे बटनिंग ऑफ द शर्ट वगैरह वो नहीं हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने पूछा हुआ है उन्होंने पूछा व्हाट इज साइमन्स हैंड।
तो साइमन हैंड, एप हैंड या मंकी पॉ डेफॉर्मिटी जो होती है, इसके अंदर थंब जो होता है वो मूव नहीं कर रहा होता। हमारे पास एट्रोफिक थंब होता है, वो पैरेलल ही लाई कर रहा होता है फिंगर्स के, इंस्टेड ऑफ लाइंग परपेंडिकुलर, वो पाम के ही प्लेन के अंदर लाई कर रहा होता है, और उसी प्लेन के अंदर हमारे पास अपनी लिमिटेड फ्लेक्शन एक्सटेंशन शो कर रहा होता है। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि जो स्लैशेस होते हैं अगर वो सुपरफिशियल ही हों तो उसकी वजह से सुपरफिशियल ब्रांच होती है जो बेसिकली रिकरेंट ब्रांच होती है, मीडियन नर्व होती है जो कि थिनार मसल्स को जा रही होती है, वो डैमेज हो जाती है, और इसकी वजह से थिनार मसल्स जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, और थंब जो मूवमेंट है वो मतलब यूज़फुल नहीं रहेगा थंब एनास्टोमोसिस ड्रॉ करने से पहले। मसल्स जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में फोरम में प्रेजेंट है वो बता रहे हैं। हमारे पास सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप लेयर होती है, प्रोनेटर, टीरीज, फ्लेक्सर का इसी लेयर्स में नाम बता देने हैं। उसके बाद अटैचमेंट बताने हैं जिनकी डुअल नर्व सप्लाई होती है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम फ्रंटिस का हमें पता है कि डुअल नर्व सप्लाई होती है। इसकी जो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होती है वो हमारे पास अल्ना इंट्रोशस मेम्ब्रेन पर होती है, और जो डिस्टल अटैचमेंट होती है वो फोर्थ सब डिजिट्स पर होती है, मीडियल पार्ट की, लेटरल पार्ट की होती है सेकंड थर्ड डिजिट पर। इनर्वेशन मीडियल पार्ट को अल्ना नर्व, और जो कि लेटरल पार्ट को एंटीरियर इंट्रोशस नर्व जो कि मीडियन नर्व से आ रही होती है वो दे रही होती है। और फ्लेक्शन इसने अपने अपने पार्ट्स के मतलब फोर्थ अब डिजिट का है ना तो उधर ही काम कर रहा है, सेकंड थर्ड के तो उधर ही काम कर रहा है। इसलिए उसके बाद आ जाता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अल्ना नर्व डैमेज टू दिस मसल। इस मसल पे अल्ना नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, इसके मीडियल पार्ट को अप्लाई करिए तो मीडियल पार्ट का मसला होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्थ सब डिजिट है उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं सही होगी, उसकी मूवमेंट नहीं सही होगी, उस और सारे फिंगर्स की जो कोऑर्डिनेशन वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये तो फिंगर्स नहीं सही से काम कर रही होंगी, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट हो जाती है हैंड के अंदर।